वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 11 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। अच्छा देखिए, एक इशू चल रहा है, कई सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि आवाज़ धीमी आ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बहुत लंबे समय से कमेंट कर रहे हैं और मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आवाज़ को थोड़ा बूस्ट किया जाए। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स जो मेरे कांटेक्ट में थे उनसे पूछा भी, उनका कहना है कि नहीं सर, आवाज़ ठीक ठाक आ रही है। फिर भी देखिए, डिवाइस में साउंड को 250 यूनिट्स तक बूस्ट करने का ऑप्शन होता है, वो मैंने कर दिया है। एक कारण ये भी हो सकता है कि गर्मियों के मौसम में जो हमारा सराउंडिंग एरिया होता है वो थोड़ा नॉइजी होता है, बिकॉज ऑफ फैन, कूलर, कोई भी कारण हो सकता है। तो इस वजह से भी हो सकता है आवाज़ कम सुनाई पड़ रही हो। तो आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि आप लोग फीडबैक दीजिए कि जो प्रेजेंट कंडीशन है वीडियो के वॉइस की वो कैसी है। अपने या तो आप उस नॉइजी एरिया से थोड़ा दूर हो जाइए या फिर फ़ैन या कूलर बंद करके फिर टेस्ट करिए कि क्या आवाज़ सच में बहुत धीमी है और दिक्कत है। अगर बिल्कुल अभी भी दिक्कत चली रही है तो फिर कुछ करते हैं, इसे सही करने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो डिवाइस से, एप्लीकेशन से जो मैं कर सकता था वो मैंने किया है, बट अगर प्रॉब्लम फिर भी है तो फिर कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, वो सराउंडिंग एरिया में जो नॉइज़ होती है उसको अवॉइड करके तब देखिएगा कि आवाज़ का स्टेटस क्या है, वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल हमारा यूएन के सेक्रेटरी जनरल के बारे में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 9th यूएन सेक्रेटरी जनरल के रूप में एंटोनियो गुतेरेस के नाम को एक बार फिर से अप्रूव कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उन्हें 1 जनवरी 2022 से उनका सेकेंड टर्म मिल जाएगा, एंड दैट विल बी अगेन फॉर 5 ईयर्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस नाम को अप्रूव किया है। मैं आपको बता दूं कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ही किया जाएगा, यूएनजीए के द्वारा। जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उन्हें यूएनजीए अपॉइंट करता है, लेकिन इसके लिए जो रिकमेंडेशन आती है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आती है। एज वी नो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो 5 परमानेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लेयर्स होते हैं। इस अपॉइंटमेंट में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता है उनके पास वीटो होता है, तो उनमें से कोई भी एक देश अगर चाहे तो अपॉइंटमेंट को वीटो कर सकता है। अगर रिकमेंडेशन आ गई है, मतलब किसी भी देश को इस नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। जो 5 मेंबर्स हैं यूएनएससी में जो परमानेंट है, 2000 चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। जो 10 इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें इंडिया भी राइट नाउ है। उनके पास कोई वीटो पावर तो नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनका कोई मतलब नहीं है। इनका सपोर्ट भी ज़रूरी होता है अगर कोई व्यक्ति सेक्रेटरी जनरल के पद पे जा रहा है तो, बिकॉज 15 में से 9 मेंबर्स का सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका भी एक इंपॉर्टेंस होता है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। मैंडेट इनका ये है कि इनको वो सभी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जो इन्हें दिए जाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, या जो भी यूनाइटेड नेशंस के अदर ऑर्गन्स हैं उनके मैंडेट में जो भी फंक्शन शामिल हैं वो इन्हें परफॉर्म करने होते हैं। फंक्शंस में यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज़ में जो भी मेंबर्स हैं उनके, या जो सेशंस हैं उनकी अटेंडेंस इंश्योर करवाना, दुनिया भर में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनसे कंसल्टेशन करना, दुनिया भर में ट्रैवल करते हुए अलग अलग देशों के लीडर्स से मुलाकात करना, ताकि यूनाइटेड नेशंस सभी लोगों के साथ इंगेज रहे, समय पड़ने पर कोऑपरेशन को बेहतर तरीके से इंश्योर किया जा सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देहिंग पटकई के बारे में है। हाल ही में आसाम की सरकार ने नोटिफाई कर दिया है अपना 7वां नेशनल पार्क। नाम दिया गया है देहिंग पटकई। लोकेशन अगर आप देखना चाहते हैं मैप में तो देखिए, ये आसाम का मैप है और बिल्कुल इसके ऊपर के हिस्से में, अपर आसाम में, यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट हैं, इसका एरिया कवर होता है इस नेशनल पार्क में। ये आपको देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व के हिस्से के रूप में मिलेगा। मतलब वो तो एरिया काफ़ी बड़ा है, बट उसी का एक हिस्सा अब नेशनल पार्क भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अपर आसाम में है, जैसा कि मैप में हमने देखा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो है, यानी कि कोल और ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट हैं, ये वहाँ पर ये नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। एशिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी डिगबोई और ओपन कास्ट कोल माइनिंग जो लीडो में होती है वो इसी सेंचुरी के हिस्से में आ जाएंगे, नज़दीक में आ जाएंगे। ओपन कास्ट कोल माइनिंग का मतलब होता है कि सरफेस को बिल्कुल हटाकर
कोल निकाला जाता है। केव माइनिंग में हम केव नुमा आकृति बनाकर उसमें से कोल निकालते हैं, ठीक है। जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका नाम देहिंग पटकाई क्यों रखा गया, अगर आप ये जानना चाहें तो देहिंग देखिए एक नदी है जो इस नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है, और पटकाई एक हिल है जिसके सराउंडिंग में, जिसके फुट हिल्स में ये नेशनल पार्क पड़ेगा। दोनों को मिलाकर देहिंग पटकाई नाम रख दिया गया। फ्लोरा देखिए आउटर रीच में पड़ेगा, मतलब रेन फॉरेस्ट एरिया जो आसाम का है वो लगभग इंड हो जाता है यहाँ पे आके, तो वो रेन फॉरेस्ट वाला एरिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फौना में बहुत सारे रेयर फौना आपको यहाँ पे मिलेंगे। 2000 चाइनीज पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, वाइल्ड पिग, सांभर, बार्किंग डियर, गौर, सेरो, मलायन, जाइंट स्क्वायरल। इसके अलावा आपको सेंचुरी में 7 डिफरेंट स्पीसीज कैट्स की भी मिल जाएंगी। 2000 टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट, मार्बलेट कैट, तो ये सारी कैट की प्रजातियां मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। एसमीज मकाक आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है। इसके अलावा व्हाइट विंग्ड वुड डक का भी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये 7वां नेशनल पार्क है, यहाँ पे पार्क में R मिसिंग है, ठीक है। तो 6 होंगे, तो 6 कौन से हैं? 2000 काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखो और रैमोना नेशनल पार्क, तो ये 6 बाकी के हैं। 7वां तो अभी देहिंग पटकाई आ ही गया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के बारे में है। इसे शॉर्ट में IBD भी कहा जाता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी एक स्टडी को पब्लिश किया गया है एक जर्नल में जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के ऊपर है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एक ब्रांच होती है मेडिसिन की जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे एसोसिएटेड डिसऑर्डर के बारे में स्टडी किया जाता है। इन्होंने अपने इस स्टडी में ये बताया कि फाइजर और मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन जो है वो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है जो IBD की समस्या से ग्रसित हैं, मतलब अब उन्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है, वो इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम IBD की बात करें, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इसमें होता यह है कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत है उसमें घाव हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब हम एक्सक्रेटा निकालते हैं तो जो मल मार्ग होता है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। और इन्फ्लेमेशन भी होता है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पर। टाइप्स की बात करें तो ये 2 तरीके का होता है। एक होता है अल्सरेटिव कोलिटिस यानी कि UC, और दूसरा होता है क्रोन्स डिसीज। जो अल्सरेटिव कोलिटिस यानी कि UC होता है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में आपको जलन महसूस होगी, इन्फ्लेमेशन होगा। और जो क्रोन्स डिसीज है इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में जलन महसूस हो सकती है। यूजुअली ये छोटी आंत के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे देखिए जो अल्सरेटिव कोलिटिस है इसे ट्रेस करना, इसे आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना कंपैरेटिवली इजी होता है। जो क्रोन्स डिसीज है इसे डायग्नोज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। IBD के कॉज की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, स्मोकिंग, एज, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ओवरऑल हमारी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से ये परेशानी हो सकती है। ट्रीटमेंट में सिर्फ ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट IBD। ये हेडिंग गलत है, ठीक है, ये आर्टिकल हमारा IBD के ऊपर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरदार सरोवर डैम के बारे में है। अभी यही कहा गया कि सरदार सरोवर नर्मदा डैम ने खूब सारा पानी दिया इरीगेशन के लिए, दैट्स वाई ये कॉन्टेक्स्ट निकल के आया। खैर वो मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है कितना पानी दिया, सरदार सरोवर डैम इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर डैम या फिर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ये ग्रेविटी डैम है जिसे नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। ग्रेविटी डैम कैसा डैम होता है? ग्रेविटी डैम एक ऐसा डैम होता है जिसका खुद का भार इतना ज़्यादा होता है कि वो पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने जॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब इसमें बहुत बड़ी मात्रा में कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है ग्रेविटी डैम्स में। अगर आप कंक्रीट के वॉल्यूम की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा डैम है भारत का, और अगर ऊंचाई की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जिसमें बहुत बड़ी संख्या में इरीगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज़ डैम्स को बनाया गया, इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी ताकि इरीगेशन की समस्या को सुलझाया जा सके और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जा सके। जिसमें यह कहा गया था कि जो भी बिजली बनाई जाएगी उसका 57% मध्य प्रदेश को, 27% महाराष्ट्र को और 16% गुजरात को दिया जाएगा। नर्मदा नदी की बात करें तो ये सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग नदी है पेनिनसुलर रीजन की। विंध्यन रीजन, इसके विंध्यन रेंज आपको नॉर्थ में मिलेगा और सतपुड़ा साउथ में। मैप में लोकेशन देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है नर्मदा नदी, ये है विंध्या रेंज और ये है सतपुड़ा, इनके बीच से होकर ये गुजरती है, ठीक है। ओरिजिन होता है इसका मैकाल रेंज से अमरकंटक में मध्य प्रदेश में।
ये मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से को ड्रेन करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र गुजरात के भी कुछ हिस्सों को ये ड्रेन करता है, पानी देता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के नज़दीक यहाँ पर ये धुआंधार फॉल क्रिएट करता है जो कि सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। कई सारे आइलैंड्स वैसे तो नदी के एस्चुरियन रीजन में आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एलियाबेट है जो कि सबसे बड़ा है। मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो नाम हिरान और सांग, बरना और कुलार का लिया जाता है। इसके ऊपर जो बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं 2000, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडो थाई कॉरपाट के बारे में है। अभी हाल ही में इसका 31st एडिशन हुआ है। इंडिया और थाईलैंड का एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है ये इंडो थाई कॉरपाट। इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी एक साथ मिलकर इसे कंडक्ट करते हैं। इसे 2005 से ही कंडक्ट किया जा रहा है, ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल में 2 बार। ठीक है, इंडो थाई कॉरपाट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंडियन ओशन सेफ रहे, सिक्योर रहे, कमर्शियल शिपिंग के लिए भी और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी। इससे दोनों देशों की नेवी के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और इंटरऑपरेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। इंडिया की ओर से पार्टिसिपेट किया गया इंडियन नेवल शिप सरयू के द्वारा और थाईलैंड की ओर से HTMS। इसके अलावा दोनों ही देशों ने अपने डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को भी इसमें शामिल किया। 2 और एक्सरसाइज जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती हैं, 2000 एक्सरसाइज मैत्री, ये दोनों देशों की आर्मीज करती हैं, और एक्सरसाइज सियाम भारत, ये दोनों देशों की एयरफोर्स करती हैं। INS सरयू की बात करें तो ये एक नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसे डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये हमारा खुद का हमने खुद ही बनाया है, मतलब किसी से हमने लिया भी नहीं है। ठीक है, ये ओशन को सर्विलांस कर सकता है और पेट्रोलिंग रिक्वायरमेंट जो इंडियन नेवी की है उसे भी पूरा करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अद्दू अटॉल के बारे में है। मालदीव्स का है ये। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली ने ये बोला कि अभी उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो यहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट बनाए। अब देखिए ये मालदीव्स है, मालदीव्स के सदर्न टिप पर आपको यहाँ पर अद्दू अटॉल दिखेगा। ठीक है, अटॉल क्या होता है? अटॉल एक रिंग शेप्ड कोरल रीफ होता है जो आइलैंड के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आता है। अद्दू अटॉल कुछ ऐसा है, बिल्कुल सदर्न टिप पर है ये। 2 आइलैंड्स जो हैं इनके, इसमें एक तो या 2 अटॉल कह लीजिए, एक तो अद्दू अटॉल हो गया और दूसरा हो गया फुआह मुला। ये दोनों मिलाकर मालदीव्स को सदर्न हेमिस्फीयर में लेके जाते हैं, मतलब ये इक्वेटर के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, जो अद्दू अटॉल है इसे सीनू अटॉल के नाम से भी पुकारा जाता है। मालदीव्स के सदर्न मोस्ट टिप पर आपको मिलेगा। इसकी लोकेशन इंडियन ओशन में काफ़ी स्ट्रेटजिक है। इसके अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है जहां पर 30,000 लोग रहते हैं। वैसे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसके फेवर में है कि यहाँ पर एक कॉन्सुलेट इंडिया बनाए, लेकिन अपोजिशन पार्टीज लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इंडिया का इंगेजमेंट मालदीव्स में ज़्यादा हो। ठीक है, हमारा लास्ट आर्टिकल एर्गोस्टेमा क्वारेंटीना के बारे में है। ये कॉफ़ी की एक नई प्रजाति है जिसे केरला के वागामॉन हिल्स में डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है। एर्गोस्टेमा क्वारेंटीना, इसका नाम क्वारेंटीना इसलिए रखा गया है ताकि हम कॉमेमोरेट कर सकें जो मिलियंस ऑफ लोग इस पैंडेमिक में मरे हैं। ये फैमिली रूबिएसिया से बिलोंग करता है। एक प्रकार का हर्बेसियस प्लांट है। हर्बेसियस प्लांट होने का मतलब ये है कि इसके जो स्टेम्स होते हैं उनमें लकड़ी नहीं होती, नरम होते हैं। तो ये तो हमने इस प्लांट के बारे में बात कर ली। स्टेटमेंट है, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। UN सेक्रेटरी जनरल, इन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किया जाता है UNSC की रिकमेंडेशन पे। एग्रोस्टेमा क्वारेंटीना ये केरला के वागामॉन हिल्स में स्पॉट किया गया। देहिंगपटकई नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर डैम, ग्रेविटी डैम है, तापी नदी पे बनाया गया है। कॉरपाट एक्सरसाइज इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में होता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत? जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन की PDF ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्दर आप ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।